दोस्तों, रोज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं, कोई ना कोई बीमारी के बारे में बात करते हैं जिसमें आपको उसके सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के बारे में बताया जाता है और भी अधिक जानकारी दी जाती है। तो आज भी हम एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है गॉल ब्लैडर स्टोन्स, यानी पित्ते में जो पथरी होती है, अगर हम आम भाषा में कहें तो वो। डॉक्टर, सबसे पहले तो हम गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है, हमारे लिसनर्स को इससे इन्फॉर्म कराना जरूरी है कि गॉल ब्लैडर होता क्या है और क्या फंक्शन करता है हमारी बॉडी में। जी, आपने सही कहा कि कुछ बार कई लोग हम इम्प्लीकेट होते हैं कि हमें यही नहीं मालूम होता कि गॉल ब्लैडर कहाँ लोकेटेड है, क्या इसका फंक्शन है। हम सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि गॉल ब्लैडर एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है जो लीवर राइट साइड में होता है, तो राइट साइड लीवर के बीनीथ एक रिब केज ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, तो ये राइट साइड के लीवर के अंडरनीथ लोकेटेड है। गॉल ब्लैडर जो है वो उसका फंक्शन है, वो ये स्टोर करता है बाइल जूस को। अब आप पूछोगे बाइल जूस क्या है? हाँ जी। तो बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर एंड इट इज एन एल्कलाइन फ्लूइड जो डाइजेशन में हेल्प करता है। जी। जो खासतौर फैट्स की, तो जैसे कि फैट्स को फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन करने में। जी। ये सारा इससे लिंक्ड है कि गॉल स्टोन्स क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, हमें बेसिक उसका पता होना चाहिए कि गॉल ब्लैडर लोकेटेड कहाँ है और इसका फंक्शन क्या है। जी। और अगर जब फंक्शन की बात हो रही थी तो बाइल क्या है। हाँ जी। तो ये मिनिमम चीजें हैं जो हमें अगर जहन में होगी तो अच्छी तरह हम इस चीज को समझ। गॉल ब्लैडर एक ऐसी चीज है, एक ऐसा बॉडी पार्ट है हमारा जो बाइल जूस को स्टोर करता है, जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है, फैटी फैट्स की। जी। तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स क्या होते हैं डॉक्टर? तो इसमें ऐसा है कि अगर ये जो बाइल है, बाइल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जी बाइल जूस के, इसमें वाटर हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल, फैट्स, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और बाइल पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि बिलिरुबिन। अगर बाइल में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाए या बिलिरुबिन या फिर गॉल ब्लैडर है वो प्रॉपरली एम्प्टी ना कर पा रहा हो, तो इससे बाइल जो होगा हार्डन हो जाएगा और ये स्टोन्स फॉर्म कर सकते। तो सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाए या बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाए या गॉल ब्लैडर किसी कारणवश उस बाइल जूस को एम्प्टी नहीं कर पा रहा, तो उस स्टेज में हम कहते हैं कि स्टोन्स फॉर्म हो गए हैं, गॉल स्टोन्स। जी। जब वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा है और तो वो उसका रीजन है कि स्टोन्स फॉर्म हो गए हैं। जी, स्टोन्स फॉर्म हो जाते हैं। स्टोन फॉर्म हो गया कि बाइल की कंसिस्टेंसी जो थी वो उसमें प्रॉब्लम आ रही है और उस किस लिए आ रही है, क्योंकि उसके कुछ कंपोनेंट्स का एक्सेस हो चुका है। जी। तो अगर हम कॉजेस की बात करें तो आपने बता ही दिया है कि बाइल जूस अच्छे से वो गॉल ब्लैडर जब बाइल जूस ये तो है कि गॉल स्टोन्स कैसे हो गए। जी। बट व्हाट आर द कॉजेस कि गॉल स्टोन्स क्यों हो रहे हैं? जी। उसके कुछ एसोसिएटेड कॉजेज हैं और हमने पाया है कि ये विमेन में ज्यादा पाया जाता है गॉल स्टोन का। जी। कंपैरेटिवली ऐसा इसलिए है कि इसका हार्मोनल जो लिंक किया गया है कि एक्सेस एस्ट्रोजन होता है प्रेगनेंसी में या कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स लिए जाते हैं, उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बाइल में बढ़ सकते हैं। जी। मैंने स्टोन की फॉर्मेशन में आपको बताया था ना कि बाइल में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए। जी। तो इन चीजों की वजह से जो मैंने आपको ये कारण बताया, एक्सेस एस्ट्रोजन फ्रॉम प्रेगनेंसी और बर्थ कंट्रोल पिल्स या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इन चीजों से में इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन बाइल और ये इससे क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएगा गॉल ब्लैडर का एम्प्टिंग, जिससे गॉल स्टोन्स फॉर्म हो जाते हैं। जी। इसके अलावा कुछ जैसे जनरल पीपल हु हैव बिलियरी इन्फेक्शंस, बाइल की इन्फेक्शंस हो गई हैं, या कई बार ऐसे भी पाया गया कि इनके कई लोगों को हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर होते हैं सच एज सिकल सेल एनीमिया। इसमें भी टू मच बिलिरुबिन फॉर्म होता है। जैसे कि मैंने उस टाइम पहले भी बताया था कि एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल और एक्सेस ऑफ बिलिरुबिन, तो ये सारे कारण अगर जो इन चीजों को बढ़ा रहे हैं डिजीजेस, तो गॉल स्टोन बन रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ लोग रैपिड वेट लॉस करते हैं और कुछ ये भी प्रमोट कर सकता है गॉल स्टोन के फॉर्मेशन में। ज्यादातर विमेन इसमें इन्वॉल्व है। हमें जैसे बताया कि फैट, फर्टाइल, 40 ये सारे
इस एज ग्रुप के अलावा ये प्रेडोमिनेटली गॉल स्टोन्स बनते हैं जी। विमेन में गॉल स्टोन्स की प्रेडोमिनेंस पाए जाना ज्यादा है। जी जी। का जो मेन कारण है आपने बताया रैपिड वेट लॉस या बर्थ रैपिड कंट्रोल। वेट लॉस है वो वन ऑफ द रीजन है। बाकी विमेन क्यों है उसका मैंने आपको बताया, एक्सेस टेस्टोस्टेरोन हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर कुछ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जा रही है, या बर्थ कंट्रोल पिल के कारण जी, जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाते हैं बाइल में। जी जी। वो ही स्टोन की फॉर्मेशन में प्रेसिपिटेट करते हैं। जी। तो अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, चिन्हों की बात करें, तो कैसे कोई पहचान सकता है कि उसको गॉल ब्लैडर या पित्ते की पथरी है? इसमें हम जो सिम्टोमेटिकली अगर हम गॉल स्टोन्स की बात करें तो कुछ गॉल स्टोन साइलेंट होते हैं। साइलेंट का मतलब ये सिम्टम ही नहीं कॉज करेंगे और ये दे डू नॉट नीड ट्रीटमेंट, ठीक है जी। तो इसी तरह कुछ गॉल स्टोन्स होते हैं जो माइल्ड सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। इनमें एब्डोमिनल ब्लोटिंग हो सकती है, बेल्चिंग हो सकती है, इनडाइजेशन हो सकती है, नोजिया यूजुअली आफ्टर अ मील। जी जी। ये माइल्ड सिम्टम्स में आ रहे हैं। जी। इसी तरह स्वीयर सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जिसमें स्वीयर सिम्टम्स में अटैक्स होंगे एब्डोमिनल पेन के और वॉमिटिंग के। तो ये जो पेन होती है यूजुअली अपर एब्डोमेन पे होगी और मोर टुवर्ड्स द राइट होगी और कैन मूव अप टू द राइट शोल्डर ब्लेड। अच्छा जी। ठीक है, तो और शोल्डर टिप पे भी जा सकती है। हाँ जी। इट कम्स आफ्टर मील्स, यूजुअली मील्स के बाद, रोटी खाने के बाद, स्पेशली फैटी मील्स। जी। तुम ज्यादा फैट खाओगे। सो इन अटैक्स जो पेन के अटैक्स हो रहे हैं इनको हम कहते हैं बिलरी कोलिक भी कहते हैं। हाँ जी। कोलिक वैसे ही पेन को कहते हैं जो बाइल तो के कारण पेन यूजुअली यहाँ राइट साइड एब्डोमेन पे होगी और पीछे शोल्डर तक जा सकती है राइट पे। तो शुरू यहीं से होती है मेनली। जी, तो ये सिम्टम्स है स्वीयर के। जी। माइल्ड और स्वीयर। माइल्ड तो वो है क्योंकि आपने बताया कि डाइजेशन को इफेक्ट करता है ये गॉल ब्लैडर। उसमें पेन नहीं है। तो फिर डाइजेशन में जो भी चीजें आती हैं, आपसे हजम नहीं हो रहा, आपको नोजिया फील हो रहा है, आपको उल्टी आ रही है, वो सब चीजें हो जाएंगी। मतलब इससे हमें ये समझने की जरूरत है कि फैटी फूड की डाइजेशन में जब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, इट मींस योर गॉल ब्लैडर इज गेटिंग इन्वॉल्व्ड। जी। और अब हम जानते हैं कि इसका टेस्ट कैसे किया जाता है, इसके डायग्नोसिस कैसे किए जाते हैं। अगर किसी को भी सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो वो कैसे अप्रोच कर सकता है और क्या क्या डायग्नोसिस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं? जी, एक तो मैं ये भी बता दूं कि ये जो पेन थी, जो मैंने पेन बताई है गॉल स्टोन की, इसमें ये कई बार मिमिक कर जाती है कुछ और कंडीशंस को। जी। कि इस तरह की मिली जुली पेन जिस तरह राइट साइड पे पीछे जा रही है, कुछ लोगों को जब हार्ट अटैक या अपेंडिसाइटिस या बाउल ऑब्स्ट्रक्शन या पेप्टिक अल्सर, सो जैसी ही इस तरह की पेन होती है तो तुम्हें डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। और डायग्नोस के लिए ये क्लिनिशियन की जिम्मेवारी, हम खुद जाके नहीं कहीं लैब में कह सकते कि मेरा गॉल स्टोन क्या है, करनी चेक। फर्स्ट क्लिनिकली यू हैव टू कोरिलेट। तो क्लिनिकली ऐसा है कि जब गॉल स्टोन सस्पेक्टेड होते हैं, जो सबसे पहले टेस्ट किया जाता है वो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड का किया जाता है। सो ये काफ़ी सिंपल है, फेयरली पेनलेस टेस्ट है और इसमें एक्सरेज वगैरह का यूज़ नहीं हो रहा। सो इसमें कुछ पता लग जाता है कि स्टोन्स है का नहीं। और कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जैसे कि हम लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं जी। और इसमें हम एविडेंस देखते हैं कि बिलियरी ब्लॉकेज है कि नहीं। अदर टेस्ट सीटी स्कैन या एमआर स्कैन या एमआर कोलेंजियोग्राफी और रेडियो आइसोटोपिक टेस्ट होते हैं, कुछ हिडा स्कैन्स, HIDA हिडा स्कैन्स, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो अगर कुछ केसेस में अगर ऐसे क्लिनिशियन को डायग्नोस करते हुए लग जाता है सर्जन को कि स्टोन्स जो है वो गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट में आ गए हैं, तो वो एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट करता है ERC, उसको कहते हैं एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैंक्रेटियोग्राफी। ये ERCP एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट है। अब बाइल डक्ट जो है ये भी लोगों को बताना चाहिए कि लीवर में से वो निकल रही है, लीवर के राइट और लेफ्ट दोनों ज्वाइन करके कॉमन बाइल डक्ट बन जाती है, उसके साइड पे गॉल ब्लैडर है जी। तो अगर ये जो हमारा स्टोन जो है वो गॉल ब्लैडर से स्लिप करके अगर बाइल डक्ट में आ जाए तब ये टेस्ट किया जाता है, ये स्पेशलाइज्ड टेस्ट है। और कुछ जगह पे MRCP स्कैन भी कर सकते हैं। सो ये डिपेंड्स अपॉन दी क्लिनिशियन या सर्जन की कैसी कंडीशन है कि क्या टेस्ट करना जी। नंबर ऑफ टेस्ट हैं और डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है, कौन सा टेस्ट करते हैं जी। तो इसके काफ़ी टेस्ट है तो डिपेंड करता है कि किसको क्या कंडीशन है। तो अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, एक बारी डायग्नोसिस हो गए, एक बारी टेस्ट हो गए, तो ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है इसका? जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि साइलेंट जो स्टोन्स हैं वो उनकी ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है जी। बट जब वो सिम्टम्स कॉज करने शुरू कर देते हैं, इट मीन्स दे आर ऑब्स्ट्रक्टिंग समवेयर और या फिर उनका साइज बढ़ गया है। सो गॉल स्टोन का जो बेस्ट उस टाइम पे जब सिम्टोमेटिक हो चुके हैं और काफ़ी पेनफुल एपिसोड्स हो रहे हैं तो ऑपरेशन है। दैट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर जी। इसको हम कहते हैं कॉलीसिस्टेक्टोमी
जी। सो ट्रेडिशनल जो मेथड था ओपन सर्जरी का था कॉलिसिस्टेक्टोमी में, बट आजकल मोस्टली जो मेथड है वो लेप्रोस्कोपिक होती है, जिसको उसको हम कहते हैं की होल सर्जरीज जी। सो ये एक ऑपरेशन है जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का, जिससे गॉल स्टोन्स वगैरह और गॉल ब्लैडर रिमूव किया जाता है। जी जी। तो गॉल ब्लैडर की ही रिमूवल है। जी जी। हम जैसे हम किडनी के स्टोन्स की बात करते हैं ना, तो उसमें स्टोन्स रिमूव किए जाते हैं, किडनी नहीं रिमूव करते। इसी तरह इसमें ऐसा गॉल ब्लैडर को रिमूव करना ही पड़ता है, क्योंकि इसका कॉज है जो स्टोन बनने का वो इंटरलिंक्ड है सारा। जी जी। तो क्योंकि कुछ भी अगर हम खाली स्टोन भी रिमूव करने में अगर कामयाब हो जाते हैं, तो कुछ नीडस स्टोन का कोई पार्ट कुछ ऐसे रह जाता है जो रीग्रो करके फिर प्रॉब्लम करता है। जी। सर्जरी के अलावा भी इसका कोई इलाज है? अगर पहले तो आपने बताया कि जो पेनलेस स्टोन्स होते हैं उनका तो कोई इलाज करने की जरूरत ही नहीं है, बट अगर सर्जरी होती है, सर्जरी के अलावा कुछ और इलाज है? जी, अगर एक्चुअल में इट इज नॉट सो, बट नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट वर्क नहीं करते इतने। जी। ये उन्हीं पेशेंट्स को ऑफर किए जाते हैं ज़्यादातर जो अनफिट है सर्जरी अंडरगो करने के। जी। क्योंकि स्टोन यूजुअली रिअकर आफ्टर दीज ट्रीटमेंट्स, जो दोबारा हो सकते हैं। हाँ जी। सो इसमें ऐसा है कि सम मेडिसिन डू एग्जिस्ट, उसमें हम कुछ पेशेंट्स को दी जाती है कि स्टोन्स रुक जाएं, नहीं बने, बट इट इज़ ए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। और इसमें कुछ ड्रग्स हैं जैसे यूरसो डिऑक्सीकोलिक एसिड और चीनो डिऑक्सीकोलिक एसिड, ये कुछ ड्रग्स हैं जी। वो कुछ स्मॉल कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स के लिए वर्क करते हैं जी, बट इवन देन इट इज नॉट 100% कि ये रेकर नहीं करेंगे जी जी, क्योंकि ये रेकरेंस इसकी होनी ही होनी है। तो ज्यादा प्रेफर्ड है कि आप सर्जरी करा लें। हाँ, अगर स्टोन्स का आपको रिकरेंट पेनफुल एपिसोड्स आ रहे हैं और बाइल डक्ट ब्लॉक हो रही है जी, फिर तो सर्जरी बनती है। तो डॉक्टर, अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया कि गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है, तो गॉल ब्लैडर रिमूव करने का कुछ इफेक्ट तो होता होगा हमारी डाइजेशन वगैरह पे, उसका क्या इफेक्ट होता है? जी देखो, ऐसे लगता है कि सरप्राइजिंगली ये पाया गया कि गॉल ब्लैडर रिमूव करने का डाइजेस्टिव प्रोसेस पे वास्ट मेजॉरिटी पेशेंट्स पे इतना इफेक्ट नहीं होता जी, क्योंकि बाइल जो ट्रिकल करता रहता है गट में और हेल्प करता है फॉर द डाइजेशन ऑफ द फैट फूड्स जी। सो जो इंसान है वो खा सकता है अपना नॉर्मल सारा जो डाइट था जी, बट जिनमें मेटाबॉलिक काफ़ी चेंजेस आ गई है, क्योंकि हमें कॉज भी देखना है कि अंडरलाइंग कॉज क्या था, कि अंडरलाइंग कॉज में क्या तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब था या तुम्हारा एक्सेस फैट था जी, वो चीज़ें प्रेसिपिटेट हो सकती हैं अगर तुम फैटी फूड्स एक्सेस में लेते रहो जी। सो हमें अपना चाहिए कि फैटी फूड्स थोड़ा लिमिट करें जी। तो आफ्टर सर्जरी भी कुछ प्रिवेंशन टिप्स होते हैं, वो क्या होती हैं आफ्टर सर्जरी? उसमें ये है कि हमें फैट को एलिमिनेट नहीं करना है बिल्कुल, पर कुछ लिमिट करना है जी जी, और अपनी जो लीवर के बाकी डिसऑर्डर्स अगर हैं को एग्जिस्टिंग, उनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है, क्योंकि लीवर से ही बाइल आ रहा है और बाइल का अगर कंसिस्टेंसी ठीक नहीं है तो इट मींस ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है जी। तो जैसे कि आपने बताया कि गॉल ब्लैडर का रिमूव करने का इतना इफेक्ट नहीं होता, और आफ्टर सर्जरी भी थोड़ा सा डाइट का ध्यान रखो तो सब ठीक चलता है, जैसे नॉर्मल एक ह्यूमन बॉडी होती है। अब हम जानते हैं कि इससे और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? जी, इसमें मेनली जो है रिस्क जो सर्जरी के इन्वॉल्व हैं वो ही हमारे, पर दैट इज विद ओपन सर्जरीज मेनली जी, बाकी सर्जरीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जीए जनरल एनेस्थीसिया की सिर्फ प्रॉब्लम होती है जी। सो सर्जरी के प्रॉपरली जब हो जाता है तो क्योर ही समझा जाना चाहिए, प्रोवाइडेड अंडरलाइंग डिजीज लीवर की या दूसरी वो भी कंट्रोल में है जी। सो जो एज सच इसकी कॉम्प्लिकेशन कोई ज्यादा नहीं है जी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर सर्जरी ठीक ठाक हो जाए, सर्जरी के बाद आप ठीक ठाक खाना खाएं तो, और अंडरलाइंग लीवर डिजीज को भी कंट्रोल में रखा जाए। अगर लीवर की डिजीज ठीक नहीं है फिर दैट इज प्रॉब्लमेटिक, एक अलग प्रॉब्लम आई जी। अगर हम इसके प्रिवेंशन और टिप्स की बात करें डॉक्टर, क्या क्या अगर हम परहेज पहले ही कर लें, और क्या क्या टिप्स देते हैं आप पेशेंट्स को कि आप ये पहले ही डेवलप ना हो ये स्टोन? जी, इसमें टेंडेंसी होती है कुछ इंडिविजुअल्स की, कुछ जेनेटिकली भी, किन लोगों को ये स्टोन्स डेवलप हो सकते हैं जी। सो ऐसा है कि हमारा जो फैट का मेटाबॉलिज्म है जिनमें वो डिस्टर्ब्ड है, तो उनको शुरू से ही थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, जैसे कि ब्लड टेस्ट से कि लीवर फंक्शन
फंक्शन टेस्ट डिसऑर्डर्ड है, उनके जी सारे वैल्यूज खराब आ रही हैं, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म खराब है, ऐसे लोगों को जिनका कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म टेस्टों के थ्रू पता लग रहा है शुरू में ही कई साल पहले कि वो ठीक नहीं चल रहा, तब उन्हें कुछ परहेज रखना चाहिए फास्ट फूड से, फ्राइड स्टफ से, और अपना जो तुम्हारा जो एक्सरसाइज है ये वाला कंपोनेंट बढ़ाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और खासतर लेडीज को अगर ऐसी चीजें हैं साथ में जी। तो उनको जो बर्थ कंट्रोल पिल्स है, एस्ट्रोजन डोमिनेंट जिसमें फैक्टर है, तो उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए जी, डॉक्टरी सलाह से। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप अपने फैटी फूड का और आप अपना जो एक्सरसाइज का इनका ध्यान रखें। जी, अगर प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो किया जाए, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, हम रोज़ एक्सरसाइज करें, डेली एक्सरसाइज करें और खाने में ध्यान रखें कि ज़्यादा फैटी फूड ना ले। अगर हमें पता है कि एस्ट्रोजन, अगर कोई औरत बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही है तो वो भी इस चीज़ का ध्यान रखे। और एस्ट्रोजन अगर उसकी वैल्यूज जो कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म उसका ठीक नहीं है उनके लिए, तो वो तुम्हारा ब्लड सिंपल ब्लड टेस्टों से पता लग रहा है, लीवर फंक्शन टेस्ट से पता लग रहा है, सीरम कोलेस्ट्रॉल से पता लग रहा है, या कुछ और टेस्ट है, तो उनको अगर एक इंडिकेटर होता है कि तुम्हें ये प्रॉब्लम हो सकती है तो उनका पहले ही परहेज रखें। जी, तो डॉक्टर जाते जाते हमारे लिसनर्स के लिए एक फाइनल मैसेज है कि इट इज गॉल स्टोन जो है, इट इज नॉट ए इनक्योरेबल प्रॉब्लम। आज के युग में ये क्योरेबल है और इसके हर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल है विद प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। जी डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने टाइट शेड्यूल में से आप टाइम निकाल के आते हैं और इतनी अच्छी जानकारी देते हैं, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं जिससे हमारे लिसनर्स और हमारी कम्युनिटी का बहुत फायदा होता है। थैंक यू मैम।